हेलो एवरीवन। आज हम प्रीलिम्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रमुख चक्रवात। चक्रवात से आपको पता है आपके प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, फैक्चुअल आ रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। भारत में पिछले दिनों में जो चक्रवात आए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, राइट। और टॉपिक भी क्या दिया है, थोड़ा सा जब आप कोई टॉपिक पढ़े तो इसको देख लीजिए कि आपके सिलेबस में नाम क्या लिखा हुआ है उस चीज का। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में प्रमुख चक्रवात, तो ये अपने सिलेबस के कोर्ट से या सिलेबस में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी से क्लियर है कि वो भारत में आए हुए प्रमुख चक्रवातों से आपके से क्वेश्चन पूछेगा। कंसेप्ट पे जाने का उसका फिलहाल कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एक लिस्ट है जिसको हम पूरा एक साथ करेंगे। 2024 अभी तक आए हुए जितने भी चक्रवात हैं वो सब हम करेंगे। और इससे पहले भी, मतलब ये 2013-14 आपको दिख रहा होगा, 1999, 1970, मतलब इससे पहले अभी तक 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण चक्रवात भारत में आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं और उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब इस लिस्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या काम करना है, आपको इस जो लिस्ट आपको दी गई है, जो आपको मिलेगी, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, प्लीज उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। दूसरी चीज, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप सबको पता है कि भारत में जो हिंद महासागर है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहां से 2 भागों में बंटता है। एक साइड आती है बंगाल की खाड़ी, दूसरी साइड आता है अरब सागर। सबसे मेजर फोकस आपको ये करना है कि एक तो वो कौन से ईयर का चक्रवात है, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, जिस भी ईयर का है। दूसरा, वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है या अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। 2 क्वेश्चन ये। और तीसरा, उसने मेजर अफेक्ट कौन से राज्य को किया है, और चौथा उसका नाम। बस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना, क्योंकि यही फैक्चुअल क्वेश्चन बनने हैं। इवन आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा यही बन रहा है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन टाइप रिपीट कर देती हूं ताकि जब आप ये लिस्ट याद करें तो इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूट ना जाए। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है वो कौन से ईयर का चक्रवात है, कौन से वर्ष में आया हुआ है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि वो अरब सागर में उत्पन्न हुआ है या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि किस भारत के राज्य को उसने विशेष तौर पर प्रभावित किया है। और चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है, चौथी चीज आपको याद रखनी है कि उसका नामकरण का कुछ अगर विशेष मतलब था तो वो क्या था, ठीक है। ये 4 चीजों से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी रिसेंट जो चक्रवात आया, आप सभी ने न्यूज में डेफिनेटली पढ़ा होगा, चक्रवात फेंगल। अभी कौन सा आया, चक्रवात फेंगल आया। ये नवंबर में आया था, 30 नवंबर को। एक और चीज में क्लास शुरुआत से पहले ही बता दूं कि कौन सा चक्रवात भारत में कब आता है। भारत में जो चक्रवातों की बारंबारता है कि जुलाई अगस्त में चक्रवात ज्यादा आते हैं, अक्टूबर नवंबर में चक्रवात ज्यादा आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आते हैं, अरब सागर में ज्यादा आते हैं, नंबर्स के साथ हम इस लिस्ट को भी एक बार चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो देख लेते हैं। चक्रवात फेंगल 30 नवंबर को पुडुचेरी के पास दस्तक दिया। मतलब इसका लैंडफॉल कहां पर हुआ, पुडुचेरी में। लैंडफॉल शब्द से हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। लैंडफॉल क्या होता है, समुद्र में उत्पन्न हुआ आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात समुद्र से निकलकर पहली बार स्थल मंडल में जहां पर प्रवेश करता है। जैसे अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये समुद्र से आते आते इस स्थल मंडल पे सबसे पहले ये पानी की बूंदें टकराई है, ये पानी की बौछार या तरंगे टकराई है, तो इस जगह पर इस चक्रवात का लैंडफॉल हुआ है। अब वो जगह सब चक्रवातों की अलग अलग हो सकती है, तो चक्रवात फेंगल ने पुडुचेरी के पास दस्तक दी, मतलब इसका लैंडफॉल पॉइंट कौन सा है, पुडुचेरी है, जिसने चेन्नई और पुडुचेरी सहित तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश की। यह चक्रवात दाना के बाद आया है, भारत के पूर्वी तट पर आने वाला दूसरा चक्रवात है। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकलते हैं चक्रवात फेंगल के लिए। पहली चीज, चक्रवात फेंगल 2024 नवंबर में आया है, ठंड के मौसम में आया है। दूसरी चीज, कहां आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है। तीसरी चीज, लैंडफॉल पुडुचेरी, प्रभावित राज्य तमिलनाडु। चौथी चीज पे आ जाते हैं, फेंगल नाम की उत्पत्ति सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। नामकरण की एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको क्लास में बता चुकी हूं। यहां से आप सिर्फ समझ लीजिए कि फेंगल नामकरण सऊदी अरब ने दिया है। अरबी भाषा का यह शब्द है, इसका मतलब होता है यह भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का संयोजन दर्शाता है। फेंगल का जो मीनिंग है, तो फेंगल को क्या बोला जाता है, यह भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का संयोजन दर्शाता है, ठीक है। तो रिसेंट 30 नवंबर को हमारे यहां पर बंगाल की खाड़ी में फेंगल चक्रवात उत्पन्न हुआ, जिसका लैंडफॉल पुडुचेरी में हुआ, जिसने तमिलनाडु के तट को बहुत अधिक तरीके से प्रभावित किया, चेन्नई को विशेष रूप से इसने प्रभावित किया। इसका नाम सऊदी अरब ने रखा, जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का संयोजन है। अगले पे आते हैं,
इसी साल अक्टूबर में, देखो ये नवंबर में आया, इसके जस्ट 1 महीने पहले आया चक्रवात दाना। ये भी किधर आया? बंगाल की खाड़ी में। अब आप बोलेंगे मैम इतने सारे हैं, लिस्ट में इतना सारा दिख रहा है, हम कैसे याद करें कि कौन सा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है और कौन सा चक्रवात अरब सागर में आया है? तो यहां से एक ट्रिक पकड़ लो। अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बहुत कम है, तो आपको बंगाल की खाड़ी वाले याद नहीं रखने हैं, आपको स्पेसिफिकली अरब सागर के याद रखने हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर भी उसने अरब सागर में उत्पन्न हुए क्वेश्चन ही पूछे हैं। अब क्योंकि अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवात कम है तो हम वो याद रख लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नाम आता है तो आप मन से बंगाल की खाड़ी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चक्रवात दाना बंगाल की खाड़ी में आया और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। इसका लैंडफॉल बिंदु उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा तट था। इसका नाम कतर ने रखा है, जिसका अर्थ होता है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती। तो देखो चक्रवात दाना, दाना मतलब मोती, दाना मतलब मोती, तो मोती इसका अर्थ है, कतर इसका नाम रखा है। दाना बंगाल की खाड़ी में आया है 2024 अक्टूबर में। लैंडफॉल कहां हुआ है? प्रभावित तट याद रखना, दाना उड़ीसा में आया है, दाना उड़ीसा में लैंडफॉल किया है और उड़ीसा के जस्ट पास वेस्ट बंगाल लगता है, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए 2024 की गर्मियों में चलते हैं। मई महीने में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ष याद रखिएगा। चक्रवात रेमल आया था। चक्रवात रेमल भी बंगाल की खाड़ी में आया था और पश्चिम बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ था। तो दाना कहां आया था? उड़ीसा में। दाना का लैंडफॉल कहां आया था? उड़ीसा में। और चक्रवात रेमल का पश्चिम बंगाल में। और ओमान का ने इसका नाम रखा है, रेमल का मतलब होता है रेत, ओमान ने इसका नामकरण किया है। अगला आता है चक्रवात असना। चक्रवात असना ये भी 2024 का है, अरब सागर में आया है। असना अरब सागर में आया है, असना अरब सागर में आया है। ठीक है, असना अरब सागर में आया है। तो अस अरब, अस अरब, अस अरब, 80 अरब पैसे हैं आपके पास, 80 अरब पैसे हैं आपके पास, 80 अरब रुपए हैं आपके पास। तो 80 अरब असना अरब सागर में आया है, याद हो गया। 2024 में ही आया है, अगस्त से सितंबर के बीच में। अरब सागर में आएगा तो उसी के तट को प्रभावित करेगा, तो गुजरात को मुख्य तौर पर इसने प्रभावित किया। गुजरात से थोड़ी हवाएं अंदर पहुंची तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी इसने प्रभावित किया, क्योंकि अरब सागर में आने वाले चक्रवात ही मध्य प्रदेश को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाले इतने नहीं। इसलिए भी आपके एग्जाम में अरब सागर के क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो 2024 के अगस्त सितंबर माह में चक्रवात असना अरब, 80 अरब, ठीक है, चक्रवात असना अरब सागर में आया, जिसने मुख्य तौर पर किसको प्रभावित किया? जिसका लैंडफॉल पॉइंट क्या था? गुजरात। और गुजरात के अलावा उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी प्रभावित किया। असना नाम पाकिस्तान ने लिखा है। असना का मतलब होता है स्वीकार या प्रशंसा करने योग्य, असना का मतलब होता है स्वीकार या प्रशंसा करने योग्य। तो यहां तक हमने 2024 के चक्रवात किए। पहला चक्रवात फेंगल, दाना, रेमल और असना। चक्रवात फेंगल, दाना, रेमल और असना। फेंगल, दाना, रेमल और असना। अरब सागर में कौन सा है? केवल है, क्या? असना, जिसने मेनली गुजरात को प्रभावित किया। उसके बाद उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान को भी प्रभावित किया। फेंगल पुडुचेरी और तमिलनाडु को प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद आपका दाना उड़ीसा, ठीक है, उड़ के दाना चिड़िया के मुंह में चला गया। देखो मैं सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस बोल देती हूँ, मुझे पता है कि एक बार आप ये सेंटेंस सुन लेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, रिवाइज भी नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, तो दाना उड़ के चिड़िया के मुंह में चला गया, उड़िया उड़ीसा। ठीक है, तो दाना उड़ीसा पे आया, भीतरकनिका तट पर इसका लैंडफॉल हुआ था। रेमल रेत कहां पे आया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और असना हो गया। अब आते हैं 2023 के चक्रवातों के ऊपर। 2023 के दिसंबर में, मतलब जब 2023 का एंड हो रहा था, तब चक्रवात आया था मीचांग, बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर आया था। मीचांग म्यांमार ने नाम रखा था, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। तो कैसे याद रखेंगे? एक तो 2023 का चक्रवात है मीचांग, ठीक है, आंखें मीचते हैं। आंध्र प्रदेश को, जब भी मैं कोई ट्रिक बताती हूँ तो आंध्र प्रदेश को अंधा से जोड़ देती हूँ, आंध्र प्रदेश अंधा सिमिलर वर्ड लगते हैं, तो आंध्र प्रदेश को अंधा से जोड़ दीजिए। और मीचांग, तो आंखें मीचना कौन? अंधा, आंखें मीचना अंधा। अगर आप आंखें मीच के बैठे रहेंगे, अंधे बन के बैठे रहेंगे, तो समाज में जो चीजें चल रही है आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो समझ में आता है आपको ट्रिक पकड़नी है। तो मीचांग आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा रहा है, तो आप बताइए कहां से उत्पन्न हुआ होगा? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ होगा। मीचांग नाम म्यांमार में रखा है, जिसका मतलब होता है ताकत और लचीलापन। अगला आता है चक्रवात मिडिली, इसको मिथिली भी आप देख सकते हैं, इसका कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन मिथिली भी मिला है। ये भी 2023 का है, बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका चक्रवात का सर्वाधिक प्रभाव बांग्लादेश पर और हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व के राज्यों पर पड़ा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर पड़ा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम में इसका नाम मालदीव ने रखा था।
तो चक्रवात मिडिली या मिडली, तो आप ईस्ट याद रखिएगा। मिडिल ईस्ट बोलते हैं हम, आपने नाम सुना होगा करंट अफेयर्स में भी कि मिडिल ईस्ट कंट्री में ये हो रहा है, तो मिडिली जैसे नाम है मिडिल ईस्ट, और हमारे यहाँ पे ईस्ट में हम नॉर्थ ईस्ट याद करते हैं, राइट। तो मिडिल ईस्ट, और हमारे यहाँ पे हम ईस्ट में क्या याद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो मिडिली ने किसको प्रभावित किया, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के पास बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो ये वहां से आया था, ठीक है। अगला है चक्रवात हेमून, ये भी 2023 का चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसने भी भारत के पूर्वी राज्यों को ही, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ही प्रभावित किया। इसका नाम ईरान ने रखा था, जिसका मतलब होता है दलदली भूमि। किसका नाम, हेमून का नाम ईरान ने रखा था, जिसका मतलब होता है दलदली भूमि, और इसने भी हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को प्रभावित किया। तो मिडिली हेमून, मिडिली हेमून, मिडिली हेमून, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित करने वाले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात है। अब आता है चक्रवात तेज, ये 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुआ। इसने भारत को प्रभावित नहीं किया, तो जब इसने भारत को प्रभावित नहीं किया तो मैं आपको पढ़ा क्यों रही हूं, क्योंकि इसका ये जो तेज नाम है ये भारत ने रखा था, ठीक है। और ये यमन और ओमान के तट पर आया है। कहां आया है ये, यमन और ओमान के तट पर आया है, और इसका नाम भारत ने रखा है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है चक्रवात तेज की उत्पत्ति कहां हुई है, अरब सागर में। तो ऐसा रखना, कोई घटना बहुत तेजी से घटित होती है तो हमको माँ की याद आ जाती है। तेजी से अगर मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत तेज कार आपके पीछे से आई, तो आपको माँ याद आ जाती है कि ओ माँ, ये पास से निकल गया। तो ऐसे ही चक्रवात तेज, कुछ चीज तेजी से गुजरी तो माँ याद आ गई, तो यमन ओमान को प्रभावित किया, तो भारत को तो प्रभावित किया ही नहीं। तो हम भारत की में क्यों पढ़ रहे हैं इसको एमपीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि चक्रवात तेज नाम भारत ने रखा है। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ऑब्वियसली यमन ओमान को प्रभावित कर रहा है, तो वो अरब सागर के तट पर पड़ते हैं, इसलिए ये अरब सागर पे आया। अभी तक अरब सागर के तट पर आने वाले दो हमने चक्रवात पढ़ लिए हैं, एक असना और दूसरा तेज, ठीक है। अगला आता है इंपॉर्टेंट, अरब सागर में बिपरजॉय चक्रवात। बिपरजॉय ये तूफानी चक्रवात था, 2023 के जून में आया था, अरब सागर में ही आया था, और इसने राजस्थान से गुजरात तक प्रभावित किया। राजस्थान और गुजरात, मुख्यतः गुजरात के राजकोट और कच्छ जिलों को इसने प्रभावित किया था। बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा है, जिसका नाम होता है आपदा या विपत्ति। बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना, अरे यार हमारे यहाँ तो ये परेशानी आ गई, बांग्लादेशी बोलते हैं हमारे यहाँ पे बिपरजॉय आ गया। बिपरजॉय मतलब आपदा या विपत्ति। तो बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने रखा है, ये 2023 में भारत में अरब सागर में आया था। तो बिपरजॉय अरब सागर में आया था, बिपरजॉय अरब सागर में आया था, ठीक है। बिपरजॉय कहाँ आया था, अरब सागर में। अरब सागर में आने वाले तीन नाम हो गए, असना, तेज और बिपरजॉय, असना, तेज और बिपरजॉय। और जो भी अरब सागर में आ रहा है तो भारत में सर्वप्रथम वो गुजरात के तट को प्रभावित करेगा, बिना मन से लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बिपरजॉय पिछले 12 महीनों में, मतलब 2023 में सबसे शक्तिशाली तूफान था बिपरजॉय। अगला आता है चक्रवात मोचा या मोखा, दो प्रोनाउंसिएशन थे इसके, मोचा भी बोला गया, मोखा भी बोला गया। ये भी 2023 में बंगाल की खाड़ी में आया था, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ही इसने प्रभावित किया। और इस चक्रवात का नाम यमन ने रखा था एक कॉफी के नाम पर। इस चक्रवात का नाम लाल सागर, रेड सी है, अरब सागर में पड़ता है, कि एक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है, जो अपने कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस शहर का लोकप्रिय पेय कॉफी मोचा के रूप में जाना जाता है। एक फेमस कॉफी है, अगर आप बड़े बड़े जो स्टारबक्स या सीसीडी किसी में एक में मोचा के नाम से कॉफी मिलती है, ये फेमस लाल सागर के यहाँ पर एक शहर है, वहां की फेमस कॉफी है, उसी के नाम पर इस चक्रवात को नाम दिया गया था। और ये नाम किसने दिया था, यमन ने दिया था, ठीक है। तो चक्रवात मोचा या मोखा बंगाल की खाड़ी में आया था और पूर्वोत्तर के राज्यों को हमारे यहाँ पर प्रभावित किया। तो अब 2023 के चक्रवात हम देख लेते हैं। पहले 2024 में हमने एक पढ़ा था फेंगल, दाना, रेमल और असना। 2024 इस साल के कितने चक्रवात अभी हमने पढ़े हैं, 4, फेंगल, दाना, रेमल और असना। 2023 में हमने पहले पढ़ा मीचांग, मिडिली, मीचांग, मिडिली, हेमंत, तेज, बिपरजॉय, हेमंत, तेज, बिपरजॉय और मोचा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं चक्रवात 2022 के ऊपर, चक्रवात असानी और चक्रवात करीम, ये दो साथ में पढ़ना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट थे 2022 के, मैं क्यों उठा के लेकर आई हूं, इन दोनों को जुड़वा चक्रवात बोला गया था। मतलब इनकी उत्पत्ति, जैसे एक जुड़वा बच्चे किसको बोलते हैं, एक ही माता के गर्भ से जन्म लेने वालों को एक साथ जो लिए, तो वैसे ही ये हिंद महासागर में एक साथ उत्पन्न हुए, चक्रवात असना और करीम। और एक कहाँ चला गया, एक चला गया बंगाल की खाड़ी में, एक चला गया अरब सागर में, ठीक है।
तो चक्रवात असानी बंगाल की खाड़ी में आया 2022 में। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर इसने प्रभावित किया। इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। असानी का अर्थ होता है क्रोध। अब देखो, एक है चक्रवात असना और एक है चक्रवात असानी। चक्रवात असना 2024 में आया है और अरब सागर में आया है, ठीक है। चक्रवात आसानी 2022 में है और बंगाल की खाड़ी में है ना। आसानी बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे चक्रवात आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला उसका नाम याद ही मत करो, सिर्फ अरब सागर का याद करो। तो बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के लिए आपको आसानी हो गई, क्योंकि उसको याद ही नहीं करना है। तो आसानी कहाँ हो रही है? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों में। क्यों? क्योंकि वो याद ही नहीं करना पड़ रहा है। तो आसानी कहाँ आई? बंगाल की खाड़ी में आया। 2022 का है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट को इसने प्रभावित किया था। नाम श्रीलंका ने रखा था। अर्थ होता है क्रोध। इसी के साथ इसका जुड़वा चक्रवात था करीम, 2022 में आया था। भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ इसका जुड़वा चक्रवात है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चक्रवात आसानी और करीम, इसे याद रखना। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें आसानी होती है, अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें आसानी होती है। तो चक्रवात करीम, आसानी, कर्म, आसानी, ठीक है। ये हो गए जुड़वा चक्रवात। अगला चक्रवात होता है चक्रवात ताउते, तोकते, दोनों बोला था। 2021 का चक्रवात है चक्रवात तोकते या चक्रवात ताउते। 2021 का चक्रवात है, अरब सागर में आया था। गुजरात में ही लैंडफॉल हुआ था। पूरा जो पश्चिमी तट है, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, सबको इसने प्रभावित किया था। इसका नाम म्यांमार ने रखा है। इसका तोकते या ताउते का अर्थ है एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, हाईली वोकल लिजार्ड, ठीक है। तो चक्रवात तोकते या ताउते कहाँ आया है? चक्रवात तोकते या ताउते अरब सागर में आया है। तो देखो कैसे याद रखोगे। अरब सागर में से जो भी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? या तो अरब कंट्रीज से आ रहा है। अरब कंट्रीज में हमेशा वॉर चलती रहती है। पाकिस्तान से आएगा तो भी अरब सागर से होकर आना पड़ेगा, और वहां से हमें क्या आए हैं? आतंकवादी हमारे कंट्री में आ चुके हैं। तो जो भी अरब सागर से हमारे आता है, हम उसको टोकते हैं कि भैया पहले अपनी चेकिंग करा लो, फिर एंटर करना। पता नहीं तुम युद्ध करके आए हो या आतंकवादी बन के आए हो। तो चक्रवात तोकते ताउते अरब सागर से आ रहा है, जिसको हम टोक रहे हैं, ठीक है। और कहा? ऑब्वियसली गुजरात को प्रभावित करेगा। 2021 का है। म्यांमार ने इसका नाम रखा था। अगला आता है चक्रवात यास, मई 2021 का है। ये चक्रवात यास मई 2021 का है। बंगाल की खाड़ी में आया था। उड़ीसा के बालासोर में इसका लैंडफॉल हुआ था। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को प्रभावित किया था। ओमान ने इसका नाम रखा था। यास का मतलब होता है जैस्मीन। जैस्मीन के फ्लावर से हम परिचित हैं सभी। तो ओमान ने इसका नाम रखा था, जिसका अर्थ होता है जैस्मीन। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में आया था। उड़ीसा में बालासोर में इसका लैंडफॉल हुआ था। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को इसने प्रभावित किया था। अब 2021 में ही आया था चक्रवात गुलाब, बंगाल की खाड़ी में ही आया था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया था। गुलाब नाम पाकिस्तान ने रखा था। हम सबको गुलाब का तात्पर्य पता है। फिर आता है चक्रवात जावद, 2021 में बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा था। अभी फैंगल नाम भी सऊदी अरब का है ना। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा था। उदार या दयालु इसका तात्पर्य होता है। और 2021 के चक्रवात यहाँ पे खत्म होते हैं। पहला है चक्रवात ताउते या तोकते, जो अरब सागर में आया था, गुजरात में लैंडफॉल करके पूरे पश्चिमी तट को प्रभावित किया था। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी में आया था। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में लैंडफॉल हुआ था और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को प्रभावित किया था। चक्रवात गुलाब बंगाल की खाड़ी में आया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था। चक्रवात जावद बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, ठीक है। अगर आपको यह पता है ना कि उस चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई है या बंगाल की खाड़ी में हुई है, तो आप आंसर सही सही लगा दोगे कि किसको प्रभावित किया या क्या किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं 2020 के चक्रवातों के ऊपर। चक्रवात अम्फान 2020 में बंगाल की खाड़ी में आया था। पश्चिम बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। अम्फान नाम थाईलैंड ने रखा है। अगला आता है 2020 में ही निसर्ग। चक्रवात निसर्ग अरब सागर में आया था। इसने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। अभी तक हमने जितने भी चक्रवात अरब सागर के पढ़े हैं वो सब ज्यादातर गुजरात को पहले बार प्रभावित कर रहे हैं। तो सिंगल आंसर में आपका गुजरात बन जाएगा। निसर्ग महाराष्ट्र को प्रभावित कर रहा है, गुजरात को भी प्रभावित कर रहा है, नो डाउट। बट पहला प्रभाव लैंडफॉल जिसे हम कहते हैं, और पहला बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव महाराष्ट्र में कर रहा है। तो निसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। निसर्ग नाम बांग्लादेश ने रखा है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और प्रकृति
प्रकृति निसर्ग का मतलब है, और प्रकृति क्या होती है, महान, तो महाराष्ट्र को प्रभावित कर रही है, महान महाराष्ट्र को प्रभावित कर रही है, ठीक है। अब महाराष्ट्र को प्रभावित कर रहा है तो उसको कहां आना पड़ेगा, महाराष्ट्र को प्रभावित करने के लिए उसको अरब सागर में आना पड़ेगा, महाराष्ट्र को प्रभावित करने के लिए उसको अरब सागर में आना पड़ेगा। तो चक्रवात निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति है महान, तो महाराष्ट्र और गुजरात को इसने प्रभावित किया और इसके लिए ये अरब सागर में आया, ठीक है, जून 2020 में। एक आया चक्रवात निवार, चक्रवात निवार 2020 में आया था, बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया। अभी जो आपका फेंगल चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में, उसने भी तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया, और चक्रवात निवार ने भी पुडुचेरी और तमिलनाडु को प्रभावित किया। अब एक बात आपको यहाँ पे और फैक्ट याद करने की हिंट दे रही हूँ, बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आए हैं उसमें से मैक्सिमम चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जितने भी चक्रवात आते हैं अधिकांश पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों को प्रभावित करते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो तमिलनाडु को प्रभावित करते हैं। तो आपको क्या याद करना है, पूर्वोत्तर को अभी तक प्रभावित करने वाले मुश्किल से 3 या 4 चक्रवात है, तो आप उनका नाम ध्यान रखेंगे। यहां से अगर हम देखें तो देखो, चक्रवात मिडिली और चक्रवात हेमुन, चक्रवात मिडिली और चक्रवात हेमुन, और चक्रवात मोचा, मिडिली, मोखा, हेमुन, मिडिली, मोखा और हेमुन। अभी तक केवल बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले 3 चक्रवात है, मिडिली, मोका और हेमुन, मिडिली, मोका और हेमुन, मिडिली, मोका और हेमुन। ये 3 है जिन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। बाकी जितने भी पड़े उन सबने किसको प्रभावित किया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को। उसके अलावा अभी तक आपने केवल 2 चक्रवात ऐसे पड़े हैं जिनने तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया। तो तमिलनाडु को और पुडुचेरी को एक तो अभी रिसेंट आया आपका फेंगल, उसने प्रभावित किया था, और अभी आपने पढ़ा चक्रवात अम्फान, सॉरी चक्रवात अम्फान क्यों पढ़ा, चक्रवात निवार, उसने प्रभावित किया। तो आपको क्या करना है, पहले उन राज्यों को याद कर लेना, उन चक्रवातों को याद कर लेना बंगाल की खाड़ी के जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित किया है। तो पूर्वोत्तर को प्रभावित करने वाले केवल 3 चक्रवात हैं, मिडिली, हेमुन और मोका। उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित करने वाले हैं, इधर अभी आया है रिसेंट फेंगल, और इससे पहले निवार। अगर और कोई आता है तो उसको स्पेसिफाई कर लीजिए। बाकी पहली प्रायोरिटी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, और फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ऐसे और आपको सीक्वेंस इजी हो जाएगा। चलिए अगला आता है चक्रवात बुरेवी। चक्रवात बुरेवी बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया। तो ये एक ऐसा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया और इस तट और इस तट दोनों को प्रभावित किया, तमिलनाडु को भी। और ऐसे है आपका ये इंडिया का मैप में बनाओ, यहाँ तमिलनाडु और यहाँ केरल है, तो बुरेवी ने दोनों को प्रभावित किया। तो ये पहला ऐसा चक्रवात है जिसने तमिलनाडु के साथ केरल को प्रभावित किया, नहीं तो तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर सकता था। तो बुरेवी, बुरेवी याद रखना, बुरी चीज हम ज्यादा याद रखते हैं ना, तो बुरेवी को ज्यादा याद रखना। क्यों? क्योंकि आप बंगाल की खाड़ी में रहा था और इधर केरल को भी प्रभावित कर दिया, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल को इसने प्रभावित किया। फिर आता है चक्रवात फैनी, इस नाम से आप परिचित होंगे। भयंकर तूफानी चक्रवात आया 2019 में, उड़ीसा को प्रभावित किया था। उड़ता क्या है? फैन। उड़ता क्या है? फैन। उड़ता क्या है? फैन। तो फैनी ने उड़ीसा को प्रभावित किया। वायु चक्रवात, अब देखो ये अरब सागर के 2 चक्रवात हैं, एक है वायु और एक है मेकानु। तो वायु चक्रवात अरब सागर में आया और इसने गुजरात को प्रभावित किया। वायु चक्रवात अरब सागर में आया और इसने गुजरात को प्रभावित किया। तो आप कैसे याद रखेंगे? वायु चक्रवात जो अरब सागर में आया जिसने गुजरात को प्रभावित किया। तो अरब, अरब में बिलियंस में हम पैसे को नापते हैं और पैसा सब हवा में उड़ाते हैं। वायु का मतलब क्या होता है? हवा। और पैसे को सब कहाँ उड़ाते हैं? हवा में उड़ाते हैं। तो अरब में हम किसको? डॉलर्स को। अरब डॉलर लेकर आए, अरब रुपए लेकर आए, ऐसे ही बोलते हैं। तो अरबों रुपए वायु में उड़ा दिए, अरबों रुपए वायु में उड़ा दिए। तो वायु चक्रवात कहाँ आया है? अरब सागर में, गुजरात को प्रभावित किया। एक मेकानो चक्रवात है, अरब सागर में आया, ओमान को प्रभावित किया है, ठीक है। फिर आता है चक्रवात वर्दा। चक्रवात वर्दा बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तमिलनाडु को प्रभावित किया। तो देखो चेन्नई तमिलनाडु को पहला अभी फेंगल ने प्रभावित किया था। फेंगल के बाद हमने लास्ट पढ़ा था निवार, निवार ने प्रभावित किया था। उसके बाद यहां से बुरेवी ने प्रभावित किया। फेंगल, निवार, बुरेवी, और अब कौन सा आ रहा है? चक्रवात वर्दा। वरदान दिया तमिलनाडु और चेन्नई को, ठीक है। फिर आता है चक्रवात हुदहुद, ये भी काफी फेमस चक्रवात था। तो चक्रवात हुदहुद बंगाल की खाड़ी में आया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया। चक्रवात फैलिन उड़ीसा को प्रभावित किया। अब मैं राज्यों के नाम बोल रही हूँ, उससे स्वभावतः आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, है ना। 2016 में वर्दा आया था। देखो 16 में वर्दा आया था, हम
किसी भी लड़की को वरदान देते हैं कि सदा सुहागन रहो, है ना, 16 श्रृंगार करो, तो 16 वरदान ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो वरदान 2016 में आया था, हुदहुद 2014 में आया था, हुदहुद 2014 में आया था। तो देखो इसको हम लिख देते हैं 14 और हुदहुद, तो इनके वर्ड सिमिलर है, इसमें दह आ रहा है, इसमें भी दह आ रहा है, तो 14 हुदहुद। फेलिन 2013 में उड़ीसा में आया था, तो तेरे लिए बोल रहे हैं कि उड़ के फेल हो गया, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। 13 फेलिन 2013 उड़ीसा में आया था। आइला 2009 में आया था पश्चिम बंगाल में, आइला 2009 में आया पश्चिम बंगाल में। चक्रवात उड़ीसा चक्रवात, ये अभी तक का सबसे खतरनाक चक्रवात था 1999 में। उड़ीसा चक्रवात इसको नाम देना पड़ा क्योंकि इसने 1999 में उड़ीसा में आपकी सोच से परे की तबाही मचाई थी, भयंकर तबाही मचाई थी, इसीलिए इसको नाम भी उड़ीसा दे दिया गया, ठीक है। एक आया था 1970 में भोला साइक्लोन, भोला चक्रवात 1970 में आया था बंगाल की खाड़ी में, और बांग्लादेश और हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल को, भोला साइक्लोन ने हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, ठीक है। चलिए तो एक बार पहले हम ये लिस्ट दोबारा देख लेते हैं फटाफट से। देखो पहली चीज चक्रवात फैंगल कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित किया है उसने, और आपका नामकरण इसका सऊदी अरब ने रखा है। 2024 की चक्रवात दाना, रेमल और असना अरब सागर में आया है। 2023 में मिचांग, मिडली, हेमुन, तेज, चक्रवात तेज अरब सागर में आया है। 2023 में ही चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में आया है। 2023 में मोचास नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित किया है। 2022 में चक्रवात असानी आया, बंगाल की खाड़ी में है। हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि चक्रवात असानी करीम के साथ एक क्या था? एक जुड़वा चक्रवात था। चक्रवात तोकते या ताउते, टोकेंगे किसको? अरब सागर में, गुजरात में लैंडफॉल हुआ था। चक्रवात याज बंगाल की खाड़ी, चक्रवात गुराब बंगाल की खाड़ी, चक्रवात जावद बंगाल की खाड़ी, चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी। चक्रवात निसर्ग अरब सागर महाराष्ट्र, चक्रवात निवार तमिलनाडु पुडुचेरी, बुरेवी तमिलनाडु केरल, फानी उड़ीसा, चक्रवात वायु अरब सागर, चक्रवात मेकानु अरब सागर, वर्दा बंगाल की खाड़ी, हुदहुद 2014 में बंगाल की खाड़ी, फेलिन आइला उड़ीसा और भोला साइक्लोन, ठीक है। अब देखिए चक्रवात असना जो अभी 2024 का है वो आपसे पूछे जाने की संभावना क्यों बनती है उसको समझ लीजिए। अरब सागर में अब तक केवल 3 तूफानी चक्रवात आए हैं जिसने बड़े पैमाने पर जनधन की हानि की है। 1891 के बाद 1891 में आप चले जाओ, 1891 से लेकर आज तक चक्रवात तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन ऐसे तूफानी चक्रवात जिसने बड़े पैमाने पर जनधन की हानि की है अरब सागर में केवल 3 आए हैं। पहला 1891 में आया था, इससे पहले 1976 में आया था और अब 2024 में आया था। तो प्लीज ये ध्यान रखना, अरब सागर में अब तक 3 तूफानी चक्रवात आए हैं। पहला 1891 में आया था, दूसरा 1976 में आया है और अभी तीसरा रिसेंट 2024 में आया है असना। तो अरब सागर में चक्रवात अगर तूफानी सुपर साइक्लोन जिसको बोल रहे हैं अभी तक केवल 3 आए हैं, नहीं तो मध्यम आवृत्ति के बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 1891, 1976 और अभी तक का रिसेंट तीसरा 2024 का असना है, ठीक है। चलिए चक्रवात तेज और हामून भी जुड़वा चक्रवात है, जैसे चक्रवात असीन और करीम थे, चक्रवात असीन और असानी या करीम थे, ये भी जुड़वा चक्रवात है। चक्रवात तेज और हामून भी जुड़वा चक्रवात है। चक्रवात तेज उत्पन्न होकर अरब सागर में चला गया और चक्रवात हामून कहां चला गया? बंगाल की खाड़ी में। तो अभी तक 2 जुड़वा चक्रवात पढ़ लिए हमने। इस साल का 2023 का 2024 का है चक्रवात तेज और हामून, असानी और करीम, ठीक है। चलिए इसके पहले और जुड़वा चक्रवात कौन से थे? लूबन और तितली 2018 में। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से चक्रवात जुड़वा चक्रवात हैं? और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो 3 ऑप्शन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। पहला असानी और करीम, दूसरा तेज और हामून, तीसरा लूबन और तितली, ठीक है। चलिए अब ठीक है, 2019 में अरब सागर में 5 चक्रवात उत्पन्न हुए। अब यहाँ स्पेसिफिकली क्यों बोला? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक आपको एलिमिनेट करना रहेगा। तो देखिए वायु अभी आपने पढ़ा, हिक्का, क्यार, महा और पवन। तो वायु और पवन इन दोनों के नाम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि वायु में अरब पैसे उड़ा दिए, तो वायु और पवन, ठीक है। महा
महा से महाराष्ट्र याद रखना, तो महाराष्ट्र को अगर कोई चक्रवात प्रभावित करना चाहता है तो उसको अरब सागर में ही उत्पन्न होना पड़ेगा। इसके अलावा है हिक्का और कयार, ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वायु, क्यार, हिक्का, महा और पवन, ये सब अरब सागर में बनने वाले चक्रवात हैं। बंगाल की खाड़ी में इसके अलावा और कौन कौन से चक्रवात बने? पाबुक, फानी, बुलबुल और ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए मुख्य चक्रवात जो आपको पढ़ने हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। अब एक और फैक्ट आप देखेंगे, भारत में चक्रवातों की बारंबारता कब आते हैं, ये लिस्ट आप अपने से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, मैं ये इंपॉर्टेंट दे देती हूँ आपको। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर चक्रवात आते हैं नवंबर माह में। बंगाल की खाड़ी में औसत निकाला हुआ है ये अभी तक का, बंगाल की खाड़ी में 56 चक्रवात आते हैं नवंबर में, जिसमें से 2-4 बहुत भारी होते हैं तो हमको प्रभावित करते हैं, और अरब सागर में 21 आते हैं। मतलब बंगाल की खाड़ी में नवंबर माह में चक्रवातों के आने का प्रतिशत है 17.8% और अरब सागर में 25.6%। ठीक है, फिर अक्टूबर में आते हैं 53 और 17। इसके बाद इससे ज्यादा चक्रवात बैठते हैं जुलाई और जून में। सबसे कम चक्रवात आते हैं फरवरी और मार्च माह में। फरवरी और मार्च माह में सबसे कम चक्रवात आते हैं। तो सबसे ज्यादा चक्रवात नवंबर और जुलाई माह में आते हैं, सबसे ज्यादा चक्रवात नवंबर और जुलाई माह में आते हैं। ये दोनों के लिए सही है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों के लिए हम लेके चलेंगे। नवंबर और जुलाई में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं, सबसे कम चक्रवात आते हैं फरवरी और मार्च में। ठीक है, चलिए, अब कुछ फैक्ट हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसेप्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आप सबको पता है भारत में जो बनता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही बनता है। कुछ फैक्ट देख लो, ये होती है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बनता है। किसका क्षेत्र बनता है? उष्ण कटिबंध का। उष्ण मतलब गर्म, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सर्वाधिक प्राप्त होती है। इसी क्षेत्र में भारत में चक्रवात बनते हैं, इसीलिए उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में कभी भी चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। पहला फैक्ट याद रखिएगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में कभी भी चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोरियोलियस बल अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? कोरियोलियस बल, जो चक्रवात को धक्का देकर उसे दिशा प्रदान करता है, वो बल वहां अनुपस्थित है। तो पहला फैक्ट याद रहा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोरियोलियस बल नगण्य होता है। दूसरा, चक्रवातों की उत्पत्ति वहां होगी जहां समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होगा। जैसे ही ये ताप प्राप्त करेगी हवाएं, वो गर्म होने लगेंगी और उनमें लंबवत गति होगी, अर्थात गर्म और आर्द्र वायु ऊपर संवहन धाराओं के रूप में चलती है, उनका आरोहण होता है और उस क्षेत्र में उत्पन्न होता है जहां कोरियोलियस बल की उपस्थिति होती है। इतना सा आपने ध्यान रख लिया, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। चक्रवात से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एक फैक्टर देख लो बस जहां से आपको चक्रवात का क्वेश्चन बन सकता है। मैं डायग्राम से ही बता देती हूँ। देखो, ये होती है चक्रवात की संरचना। ठीक है, चक्रवात जैसे ही बना, एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जहां से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो चक्रवात की 4 संरचनाएं होती है। पहला होता है उसका अंग चक्षु, है ना, ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट आई। इसके जस्ट पास में होती है चक्षु भित्ति, उसके पास में होती है इनर रिंग और उसके पास में होती है आउटर रिंग। यानी ये हो गया चक्षु, ये हो गया चक्षु भित्ति, ये इनर रिंग और फिर बाहर होती है आउटर रिंग। तो बस एक बात ध्यान रखना, चक्रवात का जो केंद्र होता है, जिसे चक्रवात का चक्षु या चक्षु भित्ति कहते हैं, चक्षु आई कहते हैं, आई कहते हैं साइक्लोन की आई, साइक्लोन की आंख, साइक्लोन का चक्षु, चक्रवात का केंद्र, ये सब नाम एक है। यहां पर ना तो बारिश होती है ना बादल बनते हैं, यहां पर स्वच्छ वातावरण मिलता है। प्लीज ध्यान रखना, पूरे साइक्लोन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्वच्छ आकाश मिलता है, कोई बादल नहीं मिलते, कोई हवाएं नहीं चलती है, कोई बारिश नहीं होती है? वो है चक्रवात का चक्षु, क्योंकि यहां पर हवाओं का अवतलन होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर तापमान अच्छा है, लेकिन हवाओं में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आपसे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, बाकी डिटेलिंग आपको क्लास में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं नीचे की तरफ गिरती है, इस कारण चक्रवात के केंद्र में हमें स्वच्छ वातावरण मिलता है। तो चक्रवात
सर्वाधिक सक्रिय पार्ट कौन सा है? चक्षु भित्ति, आई वॉल। चक्षु भित्ति जो जस्ट इसके बगल में है, यहां पर काले कपासी वर्षण मेघ, नाम याद रखिएगा, काले कपासी वर्षण मेघों के द्वारा तेज गर्जन और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश होती है। काले कपासी वर्षण मेघ। इसके बाद आती है इनर रिंग। इनर रिंग में स्तरीय मेघ बढ़ते हैं, वर्षा स्तरीय मेघ, अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं जिन्हें। वर्षा स्तरीय मेघों के द्वारा बूंदाबांदी होती है। क्या होती है? बूंदाबांदी होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा लो प्रेशर कहां होता है? चक्षु भित्ति में। ठीक है। वायु का अभिसरण कहां होता है? चक्षु भित्ति में। नाम ध्यान रखते जाना, वायु का अभिसरण कहां होता है? चक्षु भित्ति में। काले कपासी वर्षण मेघों का निर्माण कहां होता है? चक्षु भित्ति में। सर्वाधिक वेग कहां होता है? चक्षु भित्ति में। ठीक है। तो चक्षु जो आंखों का, मैं चक्रवात भित्ति बोलना चाहिए, ठीक है। चक्रवात का जो केंद्र है चक्षु है, आंख है, वहां पर वायु के अवतलन के कारण स्वच्छ आकाश है, कोई बादल नहीं है। जस्ट पास में चक्षु भित्ति है, सर्वाधिक वायु का वेग है, काले कपासी वर्षण मेघ वहीं बनेंगे, वायु के अभिसरण का क्षेत्र है। ठीक है। बस यहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आप लगाइएगा क्वेश्चन, 99% आपके सारे चक्रवात के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू।